टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारी इस कोशिश में इस बार हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम लोग मिलकर के इस बार आपको टैक्स से कई सारी बारीकियां बताने वाले हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। वैसे तो कई सारे शो में हम लोग डिटेल बताते हैं कैसे फाइल करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, लेकिन इन दिनों एक दूसरा ट्रेंड चला हुआ आईटीआर फाइलिंग को लेकर के, वो है कि अलग अलग प्राइवेट पोर्टल आ गए हैं, प्राइवेट ऐप आ गए हैं जो आपको आईटीआर फाइलिंग में मदद करते हैं सस्ते और बड़े यूज़फुल होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उस ऐप, उस पोर्टल के जरिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये बताएंगे। और साथ ही साथ कि इस बार आईटीआर फाइल की तारीख तो बढ़ा दी गई है, 15 सितंबर कर दी गई है, लेकिन कई लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 15 सितंबर तक भर देंगे, बहुत समय है। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आप अंतिम तारीख से पहले भरेंगे तब भी आपको महंगा पड़ सकता है। क्यों, ये आपको बताएंगे इस शो में। और साथ ही साथ ऐसे कई लोग हैं जिनको कैपिटल गेन हुआ है लेकिन वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको क्या आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है क्या? तो इन सारे सवालों का जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरी बनी रहेंगी। गौरी, लेकिन सबसे पहला सवाल वो है आईटीआर फाइलिंग को लेकर के। हम लोग तो वैसे दर्शकों को बताते रहते हैं आईटीआर फाइल कैसे करें, कई दर्शक हमारे शो को देख कर खुद ब खुद वो लोग आईटीआर फाइल करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे पोर्टल, प्राइवेट पोर्टल आ गए हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर आपको आईटीआर फाइल करवा देंगे, हेल्प कर देंगे। तो अगर कोई उस पोर्टल पर जाए तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बात तो ऐसे पोर्टल का इस्तेमाल करना सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए लक्ष्मण, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी रिटर्न कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हमारी बहुत सिंपल रिटर्न, और जैसे आपने कहा जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि वो शो भी देखते हैं और उनको अपनी रिटर्न से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, तो वो अगर उस पोर्टल पे जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो रिटर्न अपनी ठीक ही भरेंगे। बट अगर अच्छा, मतलब कि अपना टैक्स गुरु देख लीजिए और उस पोर्टल को देख लीजिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से भर लेंगे। एक टर्म होती है केवाईसी, बैंकिंग में चलती है, नो योर कस्टमर। इसमें अगर देखें नो योर कॉम्पिटिशन, नो योर कंप्लायंस। अगर आपको पता है अपनी रिटर्न के बारे में तो आपकी गलती होने का चांस कम है। तो अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल कर रहे हैं या आप किसी सेल्फ हेल्प पोर्टल से फाइल कर रहे हैं बिना किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के, और आपको नॉलेज है, तो भरी जा सकती है सिंपल रिटर्न। लेकिन उसके बाद भी जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद से रिटर्न भर रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, क्योंकि वो एआईएस में रिपोर्ट नहीं हुई होगी। अगर आप सिर्फ एआईएस के बेसिस पे अपनी कॉम्पिटिशन बना देंगे, अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, तो आप एग्जेम्प्ट इनकम जो आपकी है शायद उसको भूल सकते हैं। या कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपके बैंक में क्रेडिट हुई होती है बट आपके एआईएस में रिपोर्ट नहीं होती है। तो सिर्फ एआईएस के बेसिस पे अगर आप करेंगे, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज नहीं देखेंगे, तो कोई ऐसी इनकम जो आपको रिपोर्ट करनी थी वो मिस हो सकती है। या कुछ शेड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर अप्लाई करते हैं कि नहीं। जैसे अगर आप रेजिडेंट है और आपकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन कंट्री में किसी भी तरह का कोई एसेट है या बैंक अकाउंट है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको खुद ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास है आप उसको रिपोर्ट करें। या आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं, वाइफ या हस्बैंड की क्लबिंग हो रही है या माइनर चाइल्ड की क्लबिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखनी होंगी ताकि आप अपनी रिटर्न ठीक से भर सकें। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, ठीक ठाक आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद बहुत कम केसेस में बट कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड से नोटिस आता है, उसका ध्यान भी आप ही को रखना है, क्योंकि एक बार आपने पोर्टल से फाइल कर दी, पोर्टल का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद कोई नोटिस आता है या कोई डिमांड आती है डिपार्टमेंट से, उसका ध्यान भी आपको खुद ही रखना है। तो अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और है कि इसमें आपने कहा कई लोग कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो सबसे कॉमन चीज़ें क्या होती है लोग मिस कर रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी नहीं है, जो एआईएस में रिपोर्टेड नहीं है, उसको मिस करने का चांस सबसे ज़्यादा है। जैसे आपका
कोई इंटरेस्ट इनकम है पीपीएफ की, पीएफ का कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आया वो रिपोर्ट नहीं हुआ, छोटा मोटा डिविडेंड है रिपोर्ट नहीं हुआ, या आपको कोई गिफ्ट्स मिली हैं अपने रिलेटिव्स से या फ्रेंड्स से और वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ रही हैं, मोर देन 50,000 है फ्रेंड्स से या अदर सोर्सेज में, वो जो फिगर्स हैं वो कभी भी एआईएस में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये आपको खुद से रिपोर्ट करनी है। या फॉरेन एसेट्स हैं या बैंक अकाउंट, आपने अपना एक बैंक अकाउंट रिपोर्ट कर दिया, आपको एक्चुअली सारे बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करने होते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि आप 5 डालें। अगर आपका एक है आपको एक ही डालना है, बट अगर आपके 4 हैं तो आपको चारों डालने हैं। ये आपको खुद ध्यान रखना है। अभी वैसे लोग फाइल वाइल कर रहे हैं कि आपके पास आ रहे हैं? जोर शोर से फाइलिंग चल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस बार, क्योंकि इस बार बहुत चीजें बदली हैं। दिक्कत आई है, अब स्टेबल हो गया है, और दिक्कत आई इसीलिए आई थिंक डेट भी बड़ी है, उसके बाद भी थोड़ी इस साल दिक्कतें हैं अनलाइक लास्ट फ्यू ईयर्स, बट आई थिंक अब जल्द पोर्टल भी एक्टिव ज़्यादा होगा और सारी फाइलिंग 15 तक कंप्लीट हो जाएगी। सारी फाइलिंग 15 तक कंप्लीट हो जाएगी। कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो चिंता मत करिए, बहुत सारी यूटिलिटीज़ वगैरह चेंज हुए हैं, तो कई बार ये शुरुआती दिक्कतें होती हैं, लेकिन समय इस वजह सरकार ने आपको दे रखा है। ऐसा करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहाँ से फारूक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, धन्यवाद। It's nice people like you. It's nice people like you make this program very good, you know. ओह, थैंक यू सो मच। आप मुंबई की बारिश एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। सब सीजन एंजॉय करने का ना, तो ही लाइफ में मजा आता है। बिल्कुल, सारे सीजन एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा, यही मुंबई वालों के जो हौसला है ना, वही सब चीज़ों को दुरुस्त कर देती हैं। बताएं, टैक्स गुरु हमारे साथ हैं, गौरी जी हैं, क्या उलझन है? हाँ, गौरी मैडम को नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मेरी माँ जी अम्मी है, वो 93 इयर्स की है। उनका सेविंग्स इंटरेस्ट है 7,000, लेकिन ये टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ शॉर्ट टर्म का बाद में बजट निकाला तो प्रॉब्लम आ गया है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलके 241 होता है, तो 125 तो कैपिटल उसमें चले जाता है डिडक्शन में, बाकी का 116 के साथ बताए। एग्जेम्पशन लिमिट में बताए कि 87A में बताए। ठीक है, देखिए जैसे आपने दो सेक्शंस की बात की, एक आपने 87A की बात की। जैसे आपकी माता जी हैं जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो उनकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख होती है। जिस रिबेट की आप बात कर रहे हैं वो रिबेट नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद से अपनी स्पीच में ही ये मेंशन किया था और एक्ट में भी ऐसा लिखा गया है कि जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम होती है जिसमें आपका ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आता है, उस केस में रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी माता जी के लिए एक और तरीका है टैक्स बचाने का, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी कि जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 5 लाख रुपए से नीचे है और उनकी कोई भी और इनकम नहीं है। तो जितना भी उनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन टैक्सेबल बनता है वो उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस जो होगा वो जीरो टैक्स आपका बनेगा और आपको टैक्स नहीं देना होगा। रिटर्न आप ज़रूर फाइल कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग हुई होगी शेयर्स की सेल परचेज या म्यूचुअल फंड्स की सेल परचेज की, और वो रिपोर्टिंग आपकी एआईएस में मेंशन हो रही होगी। उसको आप ठीक तरीके से अपने रिटर्न में मेंशन करिए, रिटर्न फाइल करिए, बट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो आ जाएगी। फारूक साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक सेकंड, ये ओल्ड रेजिम में करे कि न्यू रेजिम में? दोनों में ही आपकी वो जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपकी मदर के लिए 5 लाख है। तो आप कोई भी रिजीम फाइल करिए, बाय डिफ़ॉल्ट अब न्यू रिजीम ऑप्ट होती है, और अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी होती है तो एक एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस है आप कन्वीनियंस के लिए न्यू रिजीम फाइल करें, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी दोनों ही केस में नहीं बनेगी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, tax@moneycontrol.com पे सवाल भेजिएगा, हम लोग ऐसे ही टैक्स गुरु से सीधी आपकी बातचीत करवाएंगे। ऐसा करते हैं, अब चलते हैं नागपुर, जहां से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, कहाँ फंस गए आप? सर, अभी मैंने FY 22-23 के लिए रिटर्न फाइल किया हुआ है जुलाई 23 में, और मैंने वो ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल किया था। तो तब मेरे जो डिडक्शंस थे उसका क्लेम करने के लिए मैंने ओल्ड रिजीम से फाइल किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा पता चला है कि न्यू टैक्स रिजीम से उसमें मैंने टैक्स कैलकुलेट करने पे ज़्यादा टैक्स भर दिया।
तो अभी जो मैंने और जो रिटर्न भरा था मैंने, वो प्रोसेस भी हो गया है, उसका रिफंड भी आ गया है मुझे। तो मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं जो फाइल किया हुआ रिटर्न है उसको रिवाइज कर सकता हूँ या फिर उसमें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ? दोनों ही चीज़ें आपके केस में पॉसिबल नहीं होंगी। अच्छा, नहीं उसका रीज़न ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर की ये बात कर रहे हैं उसकी रिटर्न रिवाइज करने की ड्यू डेट बहुत पहले जा चुकी है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न भरते हैं उसके असेसमेंट ईयर के दिसंबर तक आपको रिटर्न रिवाइज करने का प्रोविज़न है। यानी कि अगर आपने 22-23 में अपनी रिटर्न फाइल की के फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल की है जुलाई 23 में, तो दिसंबर 23 तक आपको उसको रिवाइज करने का ऑप्शन मिलता था। आपने वो रिवाइज नहीं किया तो अब आप रिटर्न को पहले तो रिवाइज ही नहीं कर सकते, तो रिजीम चेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, आपने बात की रेक्टिफिकेशन की। जो रेक्टिफिकेशन फाइल होती है उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और उसका मेन जो कंडीशन होती है उसमें आप अपना जो टैक्स पेबल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो रेक्टिफिकेशन कुछ और चीज़ों के लिए दी गई है। आपके केस में रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी, वो रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। तो रिवीजन और रेक्टिफिकेशन दोनों नहीं हो सकती। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम बात कर रहे हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे, उसको आप भूल जाइए। आगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, अब इस बारी करेंगे लास्ट 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, आप अब केयरफुल रहिए, पहले से ही कंप्यूट करें ओल्ड और न्यू रिजीम। एंड जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिजीम में एक्चुअली आपका टैक्स कम बन रहा है, तभी आप उसको फाइल करें। अगर आप बार बार चेक कर पाएंगे अपने पोर्टल पे कि दोनों में से क्या फ़र्क आ रहा है तो आप सही रिटर्न भरेंगे। अगर आपने बाई चांस इस साल भी गलत ऑप्ट कर दिया तो आप दिसंबर तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इसी साल के दिसंबर 2025 तक। जैसे ही वो डेट निकल जाएगी आप उसके बाद उसको फिर से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में भी रिवाइज, जो आपने लास्ट लाइन बताया, उसमें भी रिवाइज करने का मतलब क्या ये है कि रिजीम हम चेंज कर सकते हैं? रिजीम आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें लेकिन कंडीशंस और भी हैं। अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है या इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि आपका कोई बिजनेस से इनकम नहीं है, तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो क्योंकि उसमें एक कंस्ट्रेंट होता है कि आप हर साल चेंज नहीं कर सकते, तो आप एक ही बार ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं आप कर सकते हैं, नहीं है तो आपको फिर वो मौका नहीं मिलेगा। बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, तो मैं भी सैलरीड एसएससी हूँ, तो अभी मुझे वो ऑप्शन है कि नहीं है? यानी नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। 2022-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। ये बिल्कुल क्लियर इन्होंने कह दिया है। तो अगली बार जब करें तो पूरा कैलकुलेशन करके करें। बाकी दर्शक के लिए यही सुझाव रहेगा।